हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। रायसीना डायलॉग अब शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को जो भारत से गया था उसको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया और 83 लोग मारे गए हैं, नौसैनिक मारे गए हैं। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2026 के चीफ गेस्ट किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं? क्या होगा आंसर इसका? आंसर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस बार के चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, भारत और फिनलैंड के बीच में जो सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बहुआयामी जो संबंध है, आ, उसको देखते हुए इनको आमंत्रित किया गया है इस बार। तो फिनलैंड जो है ना, यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड के, वो पेटेरी ओरपो हैं। और वो अभी फरवरी में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था उसमें भी वो आए थे। ठीक है, तो अब ये राष्ट्रपति जो है ना वो रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट के तौर पर ये हैं। और आज ही से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। एक बार चलते हैं कहाँ, फिनलैंड की ओर दिखा देते हैं आपको। प्यारा भारत है अपना। फिनलैंड जो है ना वो यूरोपीय देश है और नॉर्डिक कंट्री भी कहेंगे। ये है फिनलैंड। उसका पड़ोसी यहाँ देख रहे हैं आप, ये रशिया है, इधर स्वीडन है, नॉर्वे है। ठीक है, इसका पड़ोसी देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। रायसीना डायलॉग 2026 की थीम क्या है? थीम पूछी गई है। आंसर क्या होगा? संस्कार, अभिकथन, समायोजन और उन्नति। ठीक है, ये है संस्कार। तो ये जो है ना वो थीम है और थीम को इस तरीके से लिखा गया है, एन को एम बना दिया गया है, हालांकि एन ही पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये है इस बार की थीम महत्वपूर्ण। अब सवाल होगा कि रायसीना डायलॉग है क्या? तो ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र उस पर आधारित एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो भारत सरकार के द्वारा एक मतलब आयोजित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ओके, उद्देश्य यही है कि दुनिया के सामने जो आने वाले जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उन सब का समाधान करना। और ये सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दुनिया भर के बहुत सारे राजनीतिक, व्यवसायिक, मतलब उद्योगपति, मीडिया, नागरिक समाज, एनजीओ, इन सब से रिलेटेड लोग पहुंचते हैं। आयोजन कौन करता है? तो दिल्ली में स्थित है थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार का, वो इसकी मेजबानी करता है। तो पहला जो संस्करण आयोजित किया गया था वो 2016 में आयोजित किया गया था, फर्स्ट संस्करण। ठीक है, उसके बाद से लगातार ये अलग अलग वक्त में किया जा रहा है। इस बार का 11वां संस्करण है 2026 में। उद्घाटन 5 मार्च को हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 5 से 7 मार्च तक यानी 3 दिवसीय है। चीफ गेस्ट कौन है मैं फिर से बता दूं आपको, याद रखना है आपको। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, वो हैं। और इस बार की थीम है संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। ये है इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना, उसको अमेरिकी नेवी ने हमला करके समुद्र में डुबो दिया है? बड़ी संख्या में नौसैनिक मारे गए हैं। आंसर का मिलान। मिलान 2026 इस बार आयोजित किया गया था विशाखापत्तनम में। और वहां से जैसे ही निकला है ये जहाज, ये युद्धपोत, फ्रिगेट कहेंगे, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये है IRIS ईरान का देना। ये युद्धपोत फ्रिगेट क्लास का फ्रिगेट है ये। और ये आपको मैं दिखाऊं कि ये जो वीडियो है ना वो अमेरिकी जो सरकार है उसी ने जारी किया है। और इस तरीके से इसको विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया। कैसे विस्फोट किया गया है? तो ये विस्फोट किया गया है टॉर्पीडो के जरिए। पनडुब्बी, अमेरिकी पनडुब्बी ने ये टॉर्पीडो के जरिए विस्फोट किया है। और आपको पता है कि ईरान, इजराइल, ये दोनों मिलकर ईरान मतलब सॉरी अमेरिका और इजराइल ये दोनों मिलकर ईरान के साथ वॉर में है। 5वां दिन था कल, और यानी 4 मार्च को। उसी दौरान भारत से जो लौट रहा था ये युद्धपोत, आपको बताऊं मैं मैप में, विशाखापत्तनम में ये आयोजित किया गया था। और यहाँ से आकर ये इस इलाके में पहुंचा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र था
न तो भारत का समुद्री क्षेत्र था, न ही श्रीलंका का समुद्री क्षेत्र था। तो जैसे ही वो समुद्री क्षेत्र से बाहर निकला है और यहाँ पर घात लगाकर पनडुब्बी जो अमेरिका की थी, उसने वो इंतज़ार कर रही थी और उसने टॉर्पीडो छोड़ा और वो मार डाला उसने। ठीक है। तो अमेरिकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस क्या कहिए उनको, वॉर मिनिस्टर ही कहिए, ये है मिस्टर। तो इन्होंने यानी पीट हेगसेथ, उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में ये हमारे पनडुब्बी ने ये किया है और ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार टॉर्पीडो के द्वारा किसी युद्धपोत को नष्ट किया गया है, ये पहली बार। ठीक है। तो हुआ यूं, और आपको बताऊं कि ये कई दिनों तक पूरी टीम यहाँ पर थी, 100 से ज़्यादा जवान और अधिकारी इसमें शामिल थे। और उसके बाद हुआ यूं कि जैसे ही ये पहुंचा ना इस क्षेत्र में, उसके बाद इसको नष्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया पनडुब्बी के द्वारा टॉर्पीडो छोड़कर। तो इसने हेल्प मांगी यहीं से। ठीक है। तो और नज़दीक में कौन थी, ये श्रीलंका की सेना थी। श्रीलंका सेना ने वहाँ गए, वो गई सेना, नौसेना कहिए, और उसने बचाव का काम किया। 32 घायल नौसैनिकों को रेस्क्यू किया और 83 नौसैनिकों की मौत हो गई, ये खबर सामने आई। जहाज पर करीब 180 नौसैनिक सवार थे, कई लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है और फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज यहीं पर किया जा रहा है श्रीलंका में। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो एक गेस्ट आया, अतिथि आया, वो जैसे ही लौटा उसको मार गिराया गया और भारत के लिए बहुत ही ऑकवर्ड स्थिति है। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में, इन डेप्थ में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो लाइव हुआ था। मैं डेली इवनिंग को यानी 9-10 बजे 11 बजे के आसपास लाइव आता हूँ, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर। और डेली का जो करंट अफेयर्स वो मॉर्निंग को तो आपको मिलता ही है। तो अगर आपको और डिटेल जानना है, गहराई से पूरे जियो पॉलिटिक्स को जानना है, और ये ईरान और इसराइल यूएस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, या शार्प लर्निंग ऐप पर भी मैंने स्पेशल वीडियो में वो वीडियो डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वैसे आप शार्प लर्निंग ऐप पर भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी करंट फोर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान है, उस पर ऑफर चल रहा है होली का, वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है। तो शार्प लर्निंग ऐप पर आप ये फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम लोग। और ये प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON वाले पेट्रोल की पूरे देश में बिक्री अनिवार्य कर दी है, ज़रूरी कर दी है। उसके बिना पेट्रोल अब नहीं मिलेगा आपको। आंसर क्या होगा, 20% इथेनॉल और 95 RON। ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है और सारी कंपनियों, तेल कंपनियां ना, उन सबको ये निर्देश भेज दिए गए हैं कि 1 अप्रैल से इथेनॉल मिला हुआ यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचना जो है ना वो ज़रूरी है। उसके बिना पेट्रोल नहीं बेचे जाएंगे। और ये जो पेट्रोल मिला होगा उसका कम से कम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 के साथ बेचना है। तो सभी पूरे मतलब पूरे देश में, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले आपको बताऊं कि 2022 में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का टारगेट अचीव किया गया था। बाद में उसको आगे बढ़ाया गया और E20 नाम रखा गया था पेट्रोल का। लेकिन ये पूरे देश में लागू नहीं था, कुछ क्षेत्रों में ही प्रयोग के तौर पे ये लागू था। उसका धीरे 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 अलग अलग इलाकों में इसका दायरा बढ़ाया जा रहा था। अब ये हो गया है कि पूरे देश में ये E20 यानी इथेनॉल 20% मिला हुआ वो पेट्रोल ही मिलेगा। आप बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। पहले सरकार ने ये तय किया हुआ था कि 2030 तक हम 20% इथेनॉल को टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन पहले ही यानी 2025-26 में ही इसको अचीव करने का टारगेट ये फैसला कर लिया है सरकार ने। और ऑयल मिनिस्ट्री ने ये डेटा भी जारी किया है कि 2014-15 से लेकर अब तक जो इथेनॉल मिलाया गया ना पेट्रोल में, उसकी वजह से
1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक फॉरेन रिजर्व डॉलर वो उसकी बचत हुई है। ठीक है, तो क्या है ना, भारत सरकार क्या करती है, इथेनॉल मिलाती है पेट्रोल में। अब ये 20% मिलाया जा रहा है, यानी 80% ही वो पेट्रोल होगा। इथेनॉल कहाँ से मिलता है? गन्ना, मक्का, जो दूसरे अनाज हैं उनको सड़ाकर उससे निकाला जाता है। और ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो देश में ही बनता है। आम पेट्रोल के मुकाबले ये ज़्यादा साफ जलता है। हालांकि बहुत सारे आशंकाएं जो व्हीकल चालक हैं, व्हीकल के मालिक हैं, अलग अलग वाहनों के, वो उठाते रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इस बीच में तमाम जो व्हीकल कंपनियां हैं उन सब ने कहा है कि समय समय पर अपने जो कार हैं या व्हीकल हैं जो पेट्रोल से चल रहे हैं, बाइक है, उन सब का सर्विस जरूर कराएं, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताऊं कि इसमें RON यानी ये रिसर्च ऑक्टेन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? ये पेट्रोल की नॉकिंग क्षमता को मापने का एक मानक है। आम भाषा में अगर कहें कि ये बताता है कि ईंधन इंजन में कितना स्मूथली और नियंत्रित तरीके से जलता है। जितना अधिक RON होगा उतनी कम मतलब नॉकिंग होगी और बेहतर इंजन प्रदर्शन होगा। तो बहुत सारी जो चिंताएं थी उसको दूर करने के लिए ये साफ कह दिया गया है कि 95 ये रिसर्च ऑक्टेन नंबर इतना तक तो रखना ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। डेली का करंट अफेयर्स मॉर्निंग को आता है 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, प्रख्यात समाजशास्त्री TK उम्मन, उनका निधन हो गया 26 फरवरी 2026 को। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका था? आंसर का इनमें से सभी: VK RV राव पुरस्कार, पद्म भूषण, GS घुरिये पुरस्कार। तो ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। 88 ईयर के थे और JNU में प्रोफेसर एमरेटिस वो रह चुके थे। भारतीय समाज शास्त्र को के क्षेत्र में एक नई दिशा उन्होंने दी थी। 2008 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तन, इन सब में रिसर्च किया था उन्होंने। राजनीतिक समाज शास्त्र, इन सब चीज़ों में, और भूदान आंदोलन पर उनकी एक किताब भी थी, वो उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो काफ़ी चर्चित ये समाज शास्त्री के तौर पे इनको जाना जाता था। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के तत्कालीन अध्यक्ष और CEO का नाम बताएं जिन्हें एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा है। क्या नाम है उनका? नाम है उनका बर्गे ब्रेंडे। ठीक है, बोर्गे ब्रेंडे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अध्यक्ष, चेयरपर्सन और CEO थे, और वो नॉर्वेजियन राजनीतिज्ञ और राजनयिक भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 26 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो 2017 से इस पद को संभाल रहे थे। ओके, तो अब जो है वो नए जिम्मेदारी दी गई है एलोइस ज्विंगी को। ओके, तो ये जिम्मेदारी दी गई है उनको। दरअसल क्या है कि अभी एप्स्टीन फाइल जो है ना उसको आधी ही जारी की गई है। उतने ही में दुनिया के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उद्योगपति हैं, इन सब का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। ठीक है, यौन अपराधी जो जेफरी एप्स्टीन है, उसके साथ इन्होंने 3 बार बिजनेस डिनर किए थे। ईमेल वगैरह, टेक्स्ट मैसेज, ये सब हुए थे। तो एक खुलासे हुए, उसके बाद दबाव पड़ा था और आखिरकार इनको इस्तीफा देना पड़ा है। जेफरी एप्स्टीन कौन था? करोड़पति था, न्यूयॉर्क का। बड़े नेताओं, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के साथ उसकी दोस्ती हुआ करती थी और नाबालिग लड़कियों को के साथ यौन उत्पीड़न करता था। और ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसमें तमाम लोगों को, उन लड़कियों के साथ जो जबरदस्ती ले जाया जाता था उनके साथ, उन लड़कियों को। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। बाद में जेल में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी जो फाइल है, जो वहाँ की FBI ने और वहाँ की पुलिस ने जो जमा किया था पूरे मुकदमे के लिए, वो सब अब धीरे धीरे खुल रही है और हकीकत सामने आ रही है। भारतीय राजनेता के भी नाम जो है ना उसमें शामिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुनेत्रा पवार। ठीक
ठीक है, तो ये फैसले की घोषणा हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद। सुनेत्रा पवार जो है ना वो महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और अजित पवार की पत्नी है। अजित पवार का निधन हो गया था प्लेन क्रैश में 28 जनवरी को। उस वक्त वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और बाद में फिर इन्होंने डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया था और अभी अपनी पार्टी के वो चीफ बन गई हैं। ठीक है, तो पहले शरद पवार इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर इसके बाद क्या हुआ था कि जो अजित पवार थे उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी, वो अलग हो गए थे। तो मेन एनसीपी जो ना वो अजित पवार के पास में ही चली आई थी, उनकी डेथ हो गई तो अब उनकी पत्नी जो है ना वो इसके अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीठे पानी वाले बाढ़ यानी मीठे पानी के बाढ़ वाले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर फिशिंग कैट की सबसे अधिक आबादी वाला भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है? इनमें से कौन है आपको बताना है। आंसर क्या होगा? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये असम में है। तो फरवरी में ये एक साइंटिफिक सर्वे हुआ था जिसके रिपोर्ट जो है ना वो आई है अभी हाल ही में लेटेस्ट। तो इसी में ये पता चला है कि काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसमें असम में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। ठीक है, ये इस तरह की होती है फिशिंग कैट जो मछलियाँ खाती हैं और वो दलदली या आर्द्र भूमि कहिए वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम वैसे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ये फिशिंग कैट है ना वो तो पाई जाती है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पर सवाल था क्या? मीठे पानी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर उसमें आंसर होगा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर। लेकिन अगर देश में ऐसे ही सवाल होगा कि केवल आप बताइए कि जो फिशिंग कैट है वो सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में है, किस क्षेत्र में है, तो वो आपको सुंदरवन टाइगर रिजर्व का जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, ये मीठे पानी के क्षेत्र में जो है ना वो आपको काजीरंगा के बाद, असम के बाद ये उत्तर प्रदेश में है कई सारे क्षेत्रों में। किशनपुर टाइगर रिजर्व में 35, दुधवा में 51, पीलीभीत में 14 से 17, ये सब हैं। ठीक है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी 6-7 ये फिशिंग कैट जो है ना वो पाई गई हैं। अगला प्रश्न लेंगे, डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? कम्युनिटी से क्लासरूम तक सभी बच्चों के लिए हियरिंग केयर, सुनने के लिए श्रवण, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। दुनिया में बहरेपन की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है और डब्ल्यूएचओ ने इस दिवस की घोषणा की थी 2007 में और उसके बाद से लगातार ये दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? थीम है औषधीय सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ठीक है, ये है दिवस और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा 2013 में की थी, तब से ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होली था कल तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन जितने थे वो मैंने आपको पूरे बताए हैं कंटेंट। ठीक है, करंट अफेयर्स। और ऑफर जो है ना वो समाप्त हो जाएगा एक आध दिन में, तो लाभ आप उठा सकते हैं। और मिलते हैं फिर इवनिंग को लाइव में स्पेशल टॉपिक पर, और कल मॉर्निंग को डेली का करंट अफेयर्स तो आप देखेंगे। ओके, बाय।